रही है, पीछे क्या देख रही हो? आवाज आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए अमेजन नदी, अमेजन नदी सारे बच्चे एटलस लाए होंगे, नहीं है? लेकर आइए, ठीक है। एटलस है, नहीं है, जानते नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, एटलस लाइए, जब मैं खोल लीजिए आप लोग दोनों लाए हैं। तो ये नदी कहाँ पड़ेगी इस महाद्वीप में? हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पिछला पन्ना खोलिएगा, इसमें से समझ में आएगा। ये यहाँ देखिए, पेरू देखिए, ये नदी जो है ये पनामा नहर हो गई, यही दो महाद्वीपों को अलग करती है, पनामा नहर। इधर कौन सा महासागर होगा? इधर अटलांटिक हुआ इधर, महासागर। इधर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर, सही है ना? तो कैरिबियन सी है वो, महासागर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो महासागर, इधर प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक देश होगा, यहाँ पर लिखा होगा पेरू, लिखा है। ये नदी पेरू से निकल करके यहाँ पर गिरती है, कौन सा सागर हो जाएगा? जीरो डिग्री, क्या बोलेंगे इसे? विषुवत रेखा या इक्वेटर और भूमध्य रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, बता सकता है हमें? विषुवत रेखा, जैसे इंग्लिश में कहते इक्वेटर, इक्वेटर मतलब इक्वल, इसने पृथ्वी को बराबर दो भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे ये देखिए आप, अर्थ हो गई। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसी ट्रांसलेट का भूमि पृथ्वी, मध्य बीच में, रेखा में रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, पहली बात। लेकिन इसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा, विषुवत। कोई बच्चा बताया मुझे? मैंने अवश्य बताए होंगे, विषुवत रेखा को कहते हैं। दिन रात, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसका कहने का मतलब देखिए, जीरो हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। 23 मार्च है ना? 21 मार्च, 20 सितंबर। कितने मार्च? 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को सूर्य कहाँ रहेगा? ठीक है, इक्वेटर पर चलना स्टार्ट करेगा उत्तर की ओर। यहाँ क्या आएगा? 21 जून, फिर वापस चलेगा, ये आएगा इक्वेटर पे 23 सितंबर, ये 23 सितंबर। यहाँ से कहाँ आएगा? मकर रेखा 22 दिसंबर को। यहाँ दो डेट है, 21 मार्च 23 सितंबर को, जब सूर्य आपका कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। आधा प्रकाश किधर जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में, आधा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब 21 मार्च 23 सितंबर 2 तिथियां ऐसी होती है जहां संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषुव,
क्या बोलते हैं, विषुवत। तो विषु से क्या लिया गया है, विषुवत रेखा का। ठीक, ऐसा स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई हैं आपकी कॉपी में, मैंने जैसे लिखवाया है। तो नई बात नहीं बता रहे हैं, बस आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करते हो, तो देख लीजिए, ये नदी बह रही लगभग भूमध्य रेखा के समानांतर। तो समानांतर बहेगी तो जो भूमध्य रेखा की स्थिति होती है, ठीक है, आप जानते भी हैं भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण क्या है, कारण ये है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और शाम को 4 बजे के बाद हमेशा प्रत्येक दिन बरसात होती है। जब प्रत्येक दिन बरसात होगी और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल होगा। ठीक, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे स्थान कहा जाता है जैव विविधता। तो हम देखेंगे, ये इक्वेटर हो गया, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी जैव विविधता, भूमध्य रेखा पर। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई देश बोल देगा यहाँ पर देश है, कोई यहाँ पर देश है, या यहाँ देश है, या फिर यहाँ पर देश है, ऐसे देश है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर जाएगी जैव विविधता, भूमध्य रेखा पर। जैसे बढ़ते जाएंगे इधर ध्रुवों की ओर, ठीक है, कोई ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, तो जैव विविधता क्या होगी, घटती जाती है। ये सवाल अक्सर पूछाता है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, किस राज्य में, केरल। क्यों, हाँ, तो केरल सबसे दक्षिण में है ये, है ना। केरल कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, ये केरल पड़ेगा यहाँ पर। और यहीं पर एक साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बोलते हैं शांत घाटी। तो भारत की सबसे ज्यादा जो है विविधता शांत घाटी पाई जाती है। ठीक, जैसे हम बढ़ते जाएंगे यहाँ से उत्तर की ओर, जम्मू कश्मीर आएगा, लद्दाख ले यहाँ आएगा, तो यहाँ की विविधता क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। जब मैंने बताया यहाँ बरसात ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ बरसात होगी, तो बरसात होगी ज्यादा मात्रा में वन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। तो वन पाए जाएंगे, क्या होना चाहिए, जैव विविधता। अच्छा, तो ये बताइए, एक स्थिति होती भारत की बनती है, दूसरी बनती है ये। तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और अन्य ये कहाँ पर आता है, तो सबसे दक्षिण में आता है, ये हो जाएगा। लेकिन वो आप कहते हैं इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो गया। ठीक है, ये अंडमान निकोबार यहाँ पर होता है, कहाँ पर, इसके इधर है, उत्तर में कहीं, दक्षिण में यहाँ पर है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर है। जब इसके ऊपर जाएंगे तो विविधता यहाँ पर क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये स्थान को पड़ता है ये यहाँ पर ये। ठीक है, राज्य की बात कर, यहाँ क्या है, तुम्हारा इंदिरा पॉइंट जो है टापू के रूप में है। ठीक, पूरा एरिया नहीं, सीरीज को नहीं ले सकते हम। एक अंडमान का ज्यादा क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है, ये पूरा यहाँ पड़ता है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, केरल। हाँ, देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी केरल में से दक्षिण में राज्य की बात। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है। ठीक है, दक्षिण में यही पड़ेगा आपका, जो पॉइंट सबसे दक्षिण में होगा। ठीक है, वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता। ठीक है, और बढ़ते हुए 0 पर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी। अब श्रीलंका की जो हम बात करें, तो श्रीलंका में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। श्रीलंका कहाँ है, भारत की ओर,
का मतलब नहीं है। इसमें एक चीज जानना है आपको, जो देश 0 डिग्री अक्षांश के है, तो 0 डिग्री आपकी अक्षांश जो होगी इसके जो नजदीक होगा कोई भी स्थान, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा जरूरत पाएगी। कोई यहाँ रीजनिंग का तर्क का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और जो दूर है वहां जरूरत कम, कारण बता दिया आपको। इस क्षेत्र में क्या है, बरसात ज्यादा होती है। अच्छा, मैं हाँ हाँ ठीक है। तो केरल में क्या दक्षिण पॉइंट आता, केरल पड़ता है तमिलनाडु पड़ता है? ठीक है, तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा केरल में सबसे ज्यादा जो विविधता साइलेंट वैली पाई जाती है। मैंने नेशनल पार्क का नाम लिया। हाँ हाँ ठीक है, समझिए, देखेंगे तो सबसे दक्षिण में आपका नेशनल पार्क यही है, साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी है। तो सबसे ज्यादा जैविकता यही पाई जाती है। और तमिलनाडु में यहाँ कोई नेशनल पार्क है? कौन सा है? तमिलनाडु में नहीं बात कर रहे, सबसे दक्षिण बात कर रहे हैं। हाँ है, ठीक है, लेकिन सबसे दक्षिण में आपको साइलेंट वैली पड़ती है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा साइलेंट वैली का है डेल्टा कहाँ पाई जाती है? केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये बात कहीं अलग मिलती है तो आप गूगल से दिखा सकते हो इसके अलावा, ठीक है, कभी भी किसी का। तुम क्या बता रहे थे आप लोगों को? बात चल रही थी अमेजन, बहुत दूर चली गई। हाँ, तो बता रहे थे यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, बरसात होगी कंटिन्यू, तो घने जंगल पाए जाएंगे, ठीक है, विषुप्त वन पाए जाएंगे। इन वनों में जो है कि यहाँ पर वन पाए जाएंगे, ठीक, जहाँ पर जो मिठाई ज्यादा होगी। और ये अमेजन जंगल के नाम से जाने जाते हैं, अंत अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल। और ये भी अधिकतर यहाँ ना तो कोई पुल बनाए गए हैं क्योंकि जंगल है वहाँ पे है, और बड़े शहर में इसके तट पर कोई नहीं स्थित है, ठीक, छोटे मोटे हो सकते हैं, बड़े शहर कोई नहीं है। और जो आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है पूरे पृथ्वी की, उसका 20% ऑक्सीजन आपको अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है। इसीलिए अमेजन के जंगल को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किसे कहेंगे? अमेजन के। एक अमेजन और है, देखते होंगे आप लोग, है ना, मोबाइल पे याद आया आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो डाल लीजिए है अमेजन नदी। एक और देख लीजिए, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। दोनों विशेषता इसकी, सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी दूसरी नदी है, नील नदी के बाद। नोट करिए, अमेजन नदी, अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रेणी के, एंडीज पर्वत श्रेणी के पेरू देश से निकलकर, पेरू देश से निकलकर ब्राजील में, ब्राजील में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ब्राजील में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लिख लीजिए, आसान लिखिए। अमेजन की लगभग 1100 सहायक नदियां हैं, लगभग 1100 सहायक नदियां हैं।
जिसमें से सबसे लंबी सहायक नदी मदिरा है। जिसमें से सबसे लंबी सहायक नदी ये लिखा हुआ है मदिरा। बाकी बहुत सी नदियां हैं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप लिखिए अमेजन नदी विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। अमेजन नदी विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। अच्छा, भारत की कोई ऐसी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है? क्या नाम बताया आपने? माही। बिना सोचे बता देती हो। माही तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना? यही गलती एग्जाम में हो जाती है। मेरा क्वेश्चन था, भारत की ऐसी कोई नदी है क्या कर्क रेखा के समानांतर बहती है? ऐसे समानांतर बह रही, देख लीजिए आप। कोई बच्चा बता सकता है? नए बच्चों को नहीं पढ़ा तो बता सकते हैं। चलिए सोचिए, अब बताते हैं। आप सोचते तो मन है ना, यहाँ भूल जाए आप। ठीक, अगला बोल लिखना। कौन सी? अच्छा, सिंधु नदी बहती कहाँ है? पहले लोग ये कहाँ बहती है? क्या नाम है? हाँ, सही बताया इन्होंने। क्या बताया? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, वेरी गुड। किसी तो आंसर दिया, लाभ बचा लिया आप लोगों की, है ना? ये तो कुछ पूछा था एग्जाम में। आप कौन लिख दिए? लिखिए अमेजिन। अमेजिन के बेसिन में, अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। जब आप कभी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर चेक कर देना। ठीक है, डालना अमेजन के जंगल। ठीक है, तो वहां आप देखोगे अमेजन के जंगल के जीव जंतु, पेड़ पौधे डाल देना, ऐसे हिंदी में बोल देना आ जाएगा। ठीक, तो वहां देखिए कितने प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई देंगे, तमाम प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जैविकता यही पाई जाती है। लिखिएगा आप, क्या लिखे आप? हाँ, जंगल पाए जाते हैं। इन्हीं जंगलों से विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन, इन्हीं जंगलों से लगभग विश्व की 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसीलिए अमेजन के जंगल को विश्व के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। फेफड़े, हाँ, पृथ्वी कहा, जो विश्व को बात एक ही है। और कहीं जाना है आपको ब्रह्मांड में, है ना? देखिए, विश्व की बात करें, विश्व की बात क्या तो हम पृथ्वी की बात करेंगे, अपने ग्रह की बात करेंगे। पृथ्वी के है या विश्व के है? जो ब्रह्मांड की बात करेंगे तो उसमें सब पूछा जाता है। पृथ्वी के अलावा पृथ्वी तो ही है आपका। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, तो दिमाग में पूछ लिया करो। ठीक, नोट कर लिया? ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि विश्व के फेफड़े किसे कहा जाता है। अगर पृथ्वी पूछ लिया तो थोड़ा बहुत टेंशन नहीं होगा। अगर नोट करिए, अमेजन नदी घाटी में
नदी घाटी में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी विविधता पाई जाती है। ये हो गई आपकी अमेजन नदी। आगे डाल लीजिए, ये को बना देते हैं मैप भी। देखिए ये नदी आपको इसे कहते हैं पराना नदी। क्या बोलते हैं? पराना नदी, अबे दो बोलते हैं। और ये आपकी उरुग्वे नदी है। अब ये दोनों मिलती जाकर हैं आपके अर्जेंटीना में। इसे कहते हैं सांता। कहाँ मिलेंगी? सांता स्थान मिलती है। यही जिसका नाम हो जाता है ला प्लाटा। ला प्लाटा, ला प्लाटा, ला प्लाटा नदी हो जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना इसी के तट पर, यहाँ पर ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। ठीक है, तो मैप पे देखिए बना होगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल तट पे देखेंगे आप, अटलांटिक महासागर के यहाँ पर लिखा होगा मैप के अंदर, इस तरफ यहाँ पर लिखा होगा ब्यूनस आयर्स, लिखा है बस वही। ठीक है, तो किस तट पर मिलेगी? ला प्लाटा नदी। तो एक पॉइंट लिख लीजिए। और जो ये नदी निकलती है, ये निकलेगी पराना नदी, जो ब्राजील की उच्च भूमि है, ब्राजील से निकलती है। मैप बहुत देख लीजिए, वहां बना होगा। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, ला प्लाटा नदी। ये लिखा है ला प्लाटा, ला प्लाटा। क्योंकि इससे ऐसे सवाल पूछता है, आप ढूंढते हो कहां से पूछ लिया आपने। ठीक है, लिखिए, बोले समझ में नहीं आ रहा है? मैं बना दे? हाँ रुक जाओ। अरे रुक जाओ, भी तो है। हम का थोड़ा 60 में कर दे रुक जा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ ब्राजील से नदी निकलती है, इसे पराना कहा जाता है। ठीक, ये नदी निकलती है यहाँ से, इसे कहते हैं उरुग्वे। उरुग्वे देश से निकलती है, इसलिए इसे उरुग्वे कहा जाता है। ठीक है, दोनों जहाँ मिलेंगे एक स्थान को, उसे कहते हैं सांता। अब ये नदी यहाँ पर बहती जा रही है, इसका नाम है ला प्लाटा। ला प्लाटा नदी। ठीक है, अब यहीं पर राजधानी स्थित है अर्जेंटीना की, उसे कहा जाता है ब्यूनस। ठीक है, ला प्लाटा नदी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजधानी थोड़ा कठिन है, तो बार हो याद हो जाएगा। हम कल से बता रहे हैं, कल बताए होंगे इसे, आज बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। मैम में सब डिटेल्स ऐसे बना हुआ है। ठीक है, डिटेल्स है तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये ब्राजील नोट करिए, ला प्लाटा नदी हेडिंग डाल लीजिए, ला प्लाटा नदी लिखिए। पराना और ला प्लाटा नदी हेडिंग रहेगी, उसमें लिखिए पराना नदी। और देखो पराना नहीं दिख रहा था, पराना नदी। आप क्लियर है? ठीक है, आप समझ जाते हैं है ना। तो देखिए पराना नदी और उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी के मिलने से
paraná नदी और उरुग्वे नदी के मिलने से ला प्लाटा नदी बनती है। ला प्लाटा नदी बनती अगला लिखिए। ला प्लाटा नदी के तट पर, ला प्लाटा नदी के तट पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित है। ब्यूनस आयर्स स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी, राजधानी ये लिखिए ब्यूनस आयर्स, ये लिखा है, आप नकल कर लीजिए सब लोग, ठीक है, स्थित है। लास्ट पॉइंट एक और लिख लीजिए आप इसमें। देखिए वैसे इसकी लंबाई तो इसकी बहुत कम है, लेकिन यहाँ से जोड़ी जाए तो लंबाई की 2400 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। ये लंबाई केवल यहाँ से बनती ला प्लाटा, इसे सांता सांता से लगाएंगे लगभग 180-200 किलोमीटर आसपास है, ठीक है केवल। लेकिन जब पूरी लंबाई मापी जाए यहाँ से तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी हो जाती है। तो ला प्लाटा कहते हैं, तो ला प्लाटा कहाँ मापी जाएगी, यहाँ से मापी जाती है। संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाती है, 200। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बताता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, दूसरा बनता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। कौन सी हो जाएगी, ला प्लाटा। लगभग चौड़ाई की 220 किलोमीटर माना जाता है, कितना, 220 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, या विश्व की सबसे चौड़ी, या क्या मतलब, ला प्लाटा। ला प्लाटा नदी, देखिए अमेजन की ये क्या है, एक बेसिन आती है, इसकी चौड़ाई नहीं जान सकते आप लोग, क्योंकि ये क्या है, देखिए जैसे ये अमेजन नदी आपकी हो गई है, ठीक है, ये तमाम लगभग 1100 नदियों से मिलकर बनी है, कम कोई ज्यादा नहीं, ठीक। और ये नदी सीधे दो नदी इधर से मिलते हैं, ये सीधे समुद्र में मिलते हैं, तो ये चौड़ाई देखी जाती है। इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा, बेसिन ज्यादा है इसका, ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत है। तो लिख लीजिए, ला प्लाटा नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी, लिख भी लेना, चौड़ी कितनी, 200 लगभग 220 किलोमीटर के आसपास। जैसे गंगा की नदी की हम लंबाई तो बात कर लेते हैं, लेकिन चौड़ाई की बात करते नहीं, क्यों, हाँ क्योंकि 2500 किलोमीटर लगभग 2400 बहने के बाद वो कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, ठीक, तो लंबाई नहीं मापी जा सकती उसकी, ठीक है। अगला डाल दीजिए, एंजल जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजल, हाँ वही एंजिल, एंजिल जलप्रपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, झरना, एंजिल झरना, इंग्लिश में एंजिल वाटरफॉल। सोता, सोतक मतलब होता क्या है, नहीं सोतक मतलब है पानी ऑटोमेटिक निकलना, सोता का मतलब होता है जैसे कोई क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ तो पानी ऑटोमेटिक पृथ्वी से ऊपर निकलने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, सोता। लेकिन पानी गर्म निकलेगा, पानी कैसा निकलेगा, ठंडा निकलेगा या गर्म या नॉर्मल निकलेगा, ये ज्यादा गर्म टेम्परेचर मान लीजिए 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। और आपको बताया होंगे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलता है, आपने सारी क्लासें नहीं की है ना, तो बता रहे थे आपको हम, हाँ ज्वालामुखी बताए थे, तब बताए थे ज्वालामुखी, ये सब धुआंरे आया था, वहां धुआंरे आया था, एक गैसें आई थी बताए थे आपको, ठीक है, वही आपको गैसें लिखाए थे,
तो अमेरिका का जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, कौन सा? येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क है, ठीक है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गर्म पानी का सोता, ठीक है। एकदम निकलता रहता पानी बहुत तेजी से ऊपर, गर्म पानी का, ठीक है। अपने वहां तो सोते छोटे छोटे निकलते हैं। हाँ, सोते का मतलब ऑटोमेटिक पृथ्वी से निकलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ये पूछा था, आर्टेजियन बेसिन क्या है? आर्टेजियन बेसिन कोई बता सकता है बच्चा? ये सवाल कोई क्या पूछा गया, आर्टेजियन बेसिन किसने फेमस कहाँ पाई जाती है? इसका सवाल ये आर्टेजियन बेसिन। ये आपको लिखा है जब आपको ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन लिखा रहे थे, ठीक है। कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन थोड़ी खोद दिया, ऐसे गड्ढा कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र कहते हैं आर्टेजियन बेसिन, ठीक है। कुएं के रूप में बन जाते हैं, पानी निकलता रहता है वहाँ पर। लेकिन सोता नहीं कहते। सोता कैसे होगा? पानी ऑटोमेटिक निकल रहा हो। यहाँ मैंने ये गड्ढा खोदा है तब पानी आ रहा ऊपर नहीं, ठीक। ऐसे क्षेत्र क्या बोलते हैं? आर्टेजियन बेसिन। या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और ग्लेशियर कहाँ मिलेगा आपको? अमेरिका में। कौन सा नेशनल पार्क? येलो स्टोन नेशनल पार्क, क्लियर। तो आप आ जाइए, कहाँ थे हम लोग? ज्वालामुखी। हाँ, आप ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ा नहीं आपने? नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जहाँ पे ज्वालामुखी बनता है वहाँ पे ही होता है। हाँ, उसी क्षेत्र में होंगे, ठीक। और समझा दे, फिर से कहो। हाँ, जिन्हें पूछा उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन करके आप लोग पूछिए, ठीक। आपका अधिकार है, ठीक, पूछना। और ठीक है, एंजिल जलप्रपात इसलिए फेमस है। ये कहाँ पड़ेगा आपका? किस देश में पड़ेगा ये? यहाँ देखिए देश लिखा होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला देश ये आपका है, ठीक है। और यहीं पर एक नदी है, आपको दिखेगी, कनोनी नदी पर स्थित है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये पहाड़ बने होते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है ये। और जब यहाँ से पानी नीचे गिरता है, यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर है, तो इसीलिए कहा जाता है शैतान की घाटी। यहाँ पर क्या बोलते हैं? और ये इतनी ऊंचाई से गिरता है, कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 979 मीटर ऊंचा झरना ये है। जब पानी ऊपर से गिरता है इतनी तेजी से ये, तो भाप के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसीलिए देखने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पानी आप बहुत ऊंचाई से गिराइए आप, ठीक है, तो क्या होगा? क्योंकि ये पानी कहाँ गिरा? जमीन के नीचे जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? या टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप छत के ऊपर जाके पानी गिराएंगे तो टेम्परेचर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जमीन यहाँ गड्ढा खोदी है 1 किलोमीटर, तब पानी डालेंगे तो टेम्परेचर यहाँ के अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक। क्योंकि तेजी से गिर रहा है तो यहाँ धुआं के रूप में उड़ने लगता है। ये देखने में और अच्छा लगता है, लोग देखने के लिए जाते हैं यहाँ पे। तो गिरता है, यहाँ पत्थरों पे गिरता है पानी, गिरेगा ऐसे बहुत तेजी से। और यहाँ 28 प्रकार के ये है, 28 धाराएं हैं, ठीक है। तो गिरता इसे कहा जाता है शैतान की घाटी। तो नोट करिए इसके बारे में, देखिए इंग्लिश में लिखेंगे एंजल वाटरफॉल। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
झरना भी लिख सकते हो। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना है, झरना है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश की करोनी नदी पर स्थित है। हाँ, जो कि वेनेजुएला लिखा है, करोना नहीं, ठीक है, करोनी, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक, क्या लिखे, देश की करोनी नदी पर स्थित है। कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, कोलोनी, ध्यान रखना, स्थित है। आगे कितना मिलेगा ऊंचा, 979 मीटर ऊंचा है, कितना नहीं आना। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए, एंजर जलप्रपात को 1994 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं आप लोग कितना तैयार करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं दो यहाँ पर यूनेस्को से हम शब्द आया है तो वो कर लीजिए। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पर, ये क्या लिखा है, लिख लीजिए, बता रहे हैं वाशिंगटन, ठीक है। पेरिस में कौन सी नदी होगी, पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल होगी, यहाँ कौन सी नदी होगी, पेरिस, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एक ही नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बता दें, देखिए, कांगो, नाइजर, वोल्टा और सीन, कौन सी, पक्का, हाँ तो सही है, सीन नदी के तट पर स्थित है। तो लिख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, पेरिस में। स्थापना कब की हुई, 16 नवंबर 1945 को लिख लीजिए स्थापना, तो क्या अपन लिखवा देते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को। अच्छा, विश्व विरासत दिवस मनाया कब जाता है, तो तुक्का लगाया कि दिमाग लगा के बात किया, ये इतना आसान होता तो पूछते नहीं, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 ये अप्रैल, ठीक, ढूंढ लेना, नवंबर अप्रैल में अंतर है ना, तो समझ लीजिए, देख लीजिए, 18 अप्रैल 1982 को पहली बार, ठीक है, पहली बार जो आपका वर्ड क्या है,
विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, वर्ल्ड विश्व विरासत सूची, क्या बोलेंगे हिंदी, विश्व विश्व विरासत दिवस तो आता है विश्व धरोहर है, डे, ठीक है। ये कहाँ मनाया गया? वेरी गुड, ये पूरा पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए, लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा पूछता है यूपीएससी है, ठीक है, बोल दे। इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्या बोलेंगे, विश्व विरासत दिवस। लिखिए, पहली बार बोले, पहली बार विश्व विरासत दिवस पहली बार विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनेशिया देश में मनाया गया था। ट्यूनेशिया, ये लिखा लीजिए। ट्यूनेशिया किस महाद्वीप में है? वेरी गुड, अफ्रीका में, ठीक है। और कभी से ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, भारत में हो कहीं भी हो, पूरे विश्व में, ठीक है। एक क्यों नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो आपका ये यूनेस्को है, ठीक है, लगभग 1199 स्थल शामिल, नोट कर लीजिए, 1199 स्थल शामिल है पूरे विश्व के, 1199 स्थल शामिल हैं। इनमें से भारत के कितने हैं, कौन बताएगा? 42। अरे वाह, 42। ये 3 भागों में बांट दिया गया है सर। हाँ भाई, पहले तो छोटी सी बात है ना। तो ये तो है सांस्कृतिक, और यहाँ होंगे प्राकृतिक, और यहाँ है मिश्रित, क्या बोलेंगे, मिश्रित। तो यहाँ पर आपके 34, 7 और ये 1 नोट कर लीजिए, ठीक है। अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, भारत के विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों की संख्या 42 थी। अरे रुक जाओ, बता देंगे, करंट का सवाल है, हमारे क्षेत्र का नहीं, लेकिन बता देंगे, ठीक है। नोट कर लिया। तो भारत जो मिला जाता है, कुछ सांस्कृतिक 34 स्थल हैं, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। तो आगे लिख लीजिए, तो पहला क्या होगा, भारत का 1983 में 3 मिलाए गए थे, है ना। तो उसमें था अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये किस राज्य में पड़ेगी? पक्का? ये बात कहें तो मान सकते हो, है ना। क्योंकि जब आपको पर्वत श्रेणियां हम नहीं पढ़ाएंगे, तो वहाँ अजंता पर्वत श्रेणी बताएंगे आपको, अजंता बताएंगे, और हरिश्चंद्र बताएंगे, और क्या बताएंगे, कौन सी, बालाघाट की पर्वत श्रेणी, ये सब बताएंगे, महाराष्ट्र के बारे में। तो पहला भारत का जो है विश्व विरासत सूची में शामिल स्थान क्या है, अजंता गुफाएं 1983 में। और लास्ट में जो पहला हो जाएगा आपका, फिर देख लीजिए 2023 में 2 स्थान मिलाए गए, तो शांति निकेतन, शांति निकेतन, अगला होयसल,
यही तो था वो ऐसा। क्यों भाई साहब? बस तो ठीक, कहीं ऐसा ना कंफ्यूजन मुझे हो जाए। वो ऐसा ये कहाँ पड़ेगा आपका? पश्चिम बंगाल। ये तो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। वो ऐसा कौन बताएगा? वेरी गुड। हाँ बताइए। कर्नाटक में। अब ये आपका 51वां हो जाएगा, ये आपका 42वां हो जाएगा। यूपीएससी ऐसे घुमा के सवाल पूछता है कथन कारण में, सीधे बोलेगा हाल ही में भारत के, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को सूची में शामिल किया जिसका 51वां स्थान है। शामिल तो किया गया लेकिन स्थान उसने बदल दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पहला और लास्ट वाला है। ये अक्टूबर 2023 तक की डाटा है, तो मैंने तमाम जानकारी आपको दे दी इसके बारे में, ठीक है। ये नोट कर लेना और एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए लिख लिया करो। क्लियर? तो शांत निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है और होयसल कर्नाटक बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे डब्ल्यू क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाल लीजिए यूरोप की प्रमुख नदियां। मैंने पूछा इसलिए था आपको जो है कि पेरिस की नदी के तट पर है, क्यों मुझे पढ़ाना था, है ना, यूरोप के बारे में मैं डाला भी था ग्रुप पे। हाँ तो जी मैंने तो यूरोप खोल लीजिए आप लोग, मैं इधर नहीं और खोल लीजिए। पहले एशिया दिया उसके बाद यूरोप मिलेगा आपको। शुरू से बोलोगे एशिया, एशिया के बाद यूरोप। तो मैं बोल लीजिए और नंबर 1 डाल दीजिए ओल्गा नदी। ओल्गा नदी। अब मैं मुझे आप देख के बताइए, ठीक है, मिली ओल्गा नदी? आप पूरा रोज खोल लीजिए, देखिए इस प्रकार से ऊपर से नीचे आ रही होगी, कैस्पियन सागर की हो। मिला कैस्पियन सागर? यहाँ कहाँ खोज रही है? पहले देखो कैस्पियन सागर कहाँ है? कैस्पियन सागर है ये एशिया यूरोप है। तो आपको ये यहाँ इसमें देखिए, यहाँ पे ये इधर आओ, हाँ मिल गया ओल्गा नदी, ठीक है। तो ये देखें यूरोप में यहाँ उत्तर में देखेंगे इस प्रकार की बहुत श्रेणी एक है, यहाँ पर इसे वालदाई कहते हैं। ये भी लिखा होगा आपके वालदाई श्रेणी, ठीक। और ये नदी इस प्रकार से बहते हुए ये आता कैस्पियन सागर है आपका, कैस्पियन सागर इसी तो गिर रही है कैस्पियन सागर में, ठीक है। ये वोल्गा नदी है, कैस्पियन सागर में गिर रही है। ये फोकस ये करना है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी। कितनी लंबी है ये? और यहाँ 2 ही पॉइंट नोट करने हैं इसमें, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और ये इसकी सबसे हाँ कोई ना निकल तो याद ही ना। नोट कर लीजिए, लिखे लाइए क्या हो बताइए। ये पूछा करो, हम भी सुन लिया करें।
हाँ ठीक, देखिए ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सागर लिख लिया। ये सब मैच करने को पूछा दे देगा, ओल्गा नदी दे देगा, नीचे लिखा कैस्पियन कहाँ गिरती है नदी, ठीक है, ये बहुत फेमस नदियां है। देखिए ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नहीं यूरोप की नहीं लंबी, सबसे लंबी तो नहीं है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये लंबाई भी लिख लेंगे ये वाली, यूरोप की सबसे लंबी नदी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, या रूस के वालदाई पर्वत श्रेणी से निकलकर, रूस के वालदाई लिखा हुआ, वालदाई पर्वत श्रेणी से निकलकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। उसके बाद उसी लिखेंगे डेन्यूब नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब नदी डाल दीजिए आप। डेन्यूब नदी लंबाई कितनी रहेगी, ये यूरोप की सबसे लंबी दूसरी नदी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, हाँ यूरोप की सबसे लंबी दूसरी नदी लिख लीजिए। क्या नहीं, वो देखिए ओल्गा नदी यूरोप की सबसे अधिक लंबी नदी है, सबसे ज्यादा लंबाई पूछी जाए तो ओल्गा नदी हो जाएगी यूरोप में, तो यूरोप की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, यूरोप महाद्वीप की, ठीक। और दूसरी नदी हो जाएगी डेन्यूब नदी है, हाँ यूरोप की है, ठीक है, ये भी यूरोप की नदी है। और ये देखिए मैप में कहाँ गिर रही है, हाँ देखिए ब्लैक से खोलिए आप, काला सागर मिला, और ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं काला सागर आपका, ये काला सागर है, ठीक। यहाँ पर देखिए रोमानिया देश लिखा है, यहाँ पर रोमानिया, ठीक, रोमानिया यही सागर मिलती है, जिस काट में निकलती है इससे, ये नदियाँ, इसे कहा जाता है डेन्यूब नदी है। नहीं मिली तुम लोगों को, मिल गई, तो देख लीजिए डेन्यूब नदी, इसकी विशेषता है ये ऐसी नदी है यूरोप के 10 देशों से गुजरती है और 4 राजधानियां इसी तट पर स्थित है, दिल्ली 4 उनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखो सारे बच्चे बता देंगे, ये नदी निकल कहां से रही है, कहां से निकल रही है, जर्मनी के, हाँ ब्लैक फॉरेस्ट से, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ये जर्मनी के काले जंगल है। अब ये कैसा पर्वत है आपके, ये ब्लॉक माउंटेन ये है, ये पूछा जाता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के जंगल ये है, जहाँ से निकलती रहती है, 250 किलोमीटर चलने के बाद काला सागर मिल जाती है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए ये कैपिटल यहाँ मिलेगी आपकी, यहाँ लिखा होगा, देखो वियना लिखा है कहीं पर, देखिए वियना,
नहीं मिला? जब मिल जाए बता देना। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल है। मिल जाए को गोला कर देना अपने पेन से, अपनी एड्रेस फोटो, ठीक है, वियना को। उसके बाद यहाँ लिखा होगा ब्रातिस्लावा, लिखा है। ये किसी कैपिटल है? ये ऑस्ट्रिया की। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। स्लोवाकिया लिखा है वो, ठीक है। ये ब्रातिस्लावा लिखा हुआ है, ब्रातिस्लावा। कौन सा देश? स्लोवाकिया। हाँ स्लोवाकिया। आगे क्या लिखा है? हाँ वेरी गुड, बुडापेस्ट। कौन सा देश होगा? हंगरी। वाह, ठीक है, ये बुडापेस्ट है। हंगरी। लास्ट में बुखारेस्ट लिखा होगा। क्या लिखा है? बताइए। वेरी गुड, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है, ठीक है, बेलग्रेड। ये सर्बिया। और लास्ट में पड़ता है यहाँ पर आपका रोमानिया। लेकिन रोमानिया की एक सहायक नदी उस पर स्थित है, यहाँ पर राजधानी। कहीं कहीं बुक में आपको मिल जाता है, ठीक है, कहीं कहीं बुक में मिलता है कि 5 राजधानियां स्थित हैं, ठीक है, तो वो भी नोट कर लीजिए। बुखारेस्ट, क्या लिखी है? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट लिखा है, रोमानिया कैपिटल, नोट कर सकते हो बुखारेस्ट। रोमानिया। ये बना लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखवा देते इस पर। और चारों राजधानियों को आप सर्कल बना दीजिए, ठीक है। सर्कल बता देता हूं कि डायरेक्शन। हो गया? तुम्हारी एड्रेस कहाँ है? एड्रेस चलिए, ये बड़े फाइट कहाँ है? जर्मनी। नोट करिए, जर्मनी। अब आपके दिमाग में मैप बन गया होगा पूरे विश्व का। किसी देश का नाम लिया जाए, है रोमानिया का, आपने रोम में हो गया आपका, है ना, इटली है, फ्रांस है, तुर्की है, तमाम बताए आपको, है ना। तो ये दिमाग में होना चाहिए कौन सा देश किस महाद्वीप में है। जैसे मैंने पूछा ट्यूनीशिया भी, तो एक बच्चे ने आंसर दिया अफ्रीका में, ठीक है। तो नोट करिए, ठीक है। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी दूसरी नदी है, सबसे लंबी दूसरी नदी है। और यह जर्मनी के, और यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट यानी काले जंगल, काले जंगल से निकलकर
निकलकर 10 देशों से बहती हुई 10 कंट्रीज 10 देशों से बहती हुई काला सागर में मिल जाती है। काला सागर में मिल जाती है। और इस पर इसके तट लिखिए। और इसके तट पर 4 राजधानियां स्थित हैं। इसके तट पर 4 राजधानियां स्थित हैं। ठीक है, तो इनका क्रम ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन दिशा हो जाएगी? यहाँ पर ये नॉर्थ हो जाएगी, ये आपकी साउथ हो जाएगी। ठीक है, अक्सर सवाल यहाँ से पूछेगा, क्या दे देगा आपको? वियना, ब्रatislava, बुडापेस्ट, बेलग्रेड दे देता है। ठीक है, यहाँ से दे देगा राजधानी, इनमें से कौन सी राजधानी है डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। ये कुछ अगला बनेगा, इनका क्रम पूछ लेता है, सही क्रम क्या है। तो आप ऐसे वियना और ब्रatislava, बुडापेस्ट और बेलग्रेड सब बीबी है ना? सब बीबी है, इसलिए कोई ट्रिक नहीं बनती है ना? शब्द ट्रिक के लिए सब दूसरे हों तो बन जाती है, ट्रिक नहीं बनने वाली की, बस समझ लेना। ठीक है, वियना, ब्रatislava, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। और ये भी है जो लाठी में बुखारेस्ट हो, वो भी बीच से ही है। हमें लग रहा है देशों सोच के रखेंगे, सबका नाम एक ही रखें, है ना? अब डाल दीजिए राइन नदी। राइन नदी राइन नदी राइन नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो बुडापेस्ट में ये बुरा नहीं, ये डेन्यूब नदी आपको कुछ याद करना है, कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है और कितनी राजधानियां स्थित है। 3 बातों को ध्यान रखना, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं आपको। राइन नदी देख लीजिए। ये हो जाएंगे आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत ये स्विट्जरलैंड के हो गए। ठीक है, और यहीं से नदी निकलती है, और ये आपका मिलेगा उत्तर सागर। उत्तर सागर मैं बोल लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ बहुत छोटे छोटे देश से बनाने का मतलब नहीं इसका है। ठीक है, एक ये यहाँ पहुंचेगी, गिरने के पहले इस शाखाओं में बढ़ जाती है, और इस क्षेत्र में पढ़ते हैं इस प्रकार से। ये ब्लैक फॉरेस्ट है आपके। ब्लैक फॉरेस्ट, और इस क्षेत्र में आपके पढ़ते हैं वास जेस। ये पर्वत हैं, ध्यान रखना क्या है, ये पर्वत दोनों हैं। इन दोनों पर्वतों से बीच होकर बहती है, इसलिए कहा जाता है राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? जैसे भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, उसी प्रकार ये भी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और ये कहाँ पड़ते हैं? इधर जर्मनी है, और ये कहाँ पड़ेगा? फ्रांस। ध्यान रखना, जर्मनी। ये वास जेस पर्वत कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ के आपके रहेंगे? जर्मनी के रहेंगे। और ध्यान से देखिए आप लोग, बाद में लिखना। जब यहाँ पर पहुंचती है डेल्टा बनाने के पहले कई शाखाओं पर जाती है,
तो ये शाखा यहाँ पर एक इसकी कहा जाता है रोटरडम। रोटरडम, ये रोटरडम पत्तन है। क्या है ये? पत्तन है। और दूसरा शहर पड़ता है हेग। क्या बोलते हैं? हेग। और तीसरा यहाँ पड़ता है नीदरलैंड। कैपिटल क्या रहेगी? नीदरलैंड को हालैंड भी कहा जाता है। राजधानी क्या रहेगी? हाँ बोलो, देख के नहीं पढ़ पा रहे बेटा। एम्स्टर्डम है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ये राजधानी हो जाएगी इसकी। ये राजधानी देखिए, इसके तरफ 3 शहर हैं। तो ये तो रोटरडम जो आपका पत्तन है ये, ठीक है, ये विश्व का सबसे बेस्टतम पत्तन है। ये विश्व का सबसे बेस्टतम पत्तन है, पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है यूरोपोड। क्या बोलते हैं? यूरोपोड। और राइन नदी ये भी विश्व की सबसे अधिक बेस्टतम नदी है, ठीक है। 2-4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे हेग। हेग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा आपका? हेग। हेग कहाँ पड़ेगा आपका? नीदरलैंड में। तीनों स्थान रोटरडम, हेग, एम्स्टर्डम कहाँ पड़ेंगे सब ये? नीदरलैंड। नीदरलैंड एक देश, मैप खोल लीजिए, बना होगा नीदरलैंड लिखा होगा लाल से। नीदरलैंड कहिए या हालैंड कहिए, ठीक है। तो ये बना लीजिए, फिर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा दीजिए आप। ये प्रोवाइड हो रही है। चलिए लिखिए, इसकी लंबाई लगभग 1230 है। 1230 किलोमीटर। चलिए लिखना स्टार्ट कर लीजिए। चले स्टार्ट करें। पहला पॉइंट नोट करिए। राइन नदी, राइन नदी आल्प्स पर्वत, आल्प्स, इन्हें स्विस पर्वत भी कहा जाता है। स्विस में क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड, ठीक है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तर सागर में मिल जाती है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। राइन नदी तो भ्रंश घाटी में बहेगी, तो एक पर्वत इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, इधर क्या हो जाएंगे आपके फ्रांस के वादिय। दोनों ब्लैक माउंटेन है, ठीक। हम लिखवाए होंगे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन में। लिख लीजिए। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेस पर्वत के मध्य में बहती है। वासजेस पर्वत के, और यदि आपको ना मालूम हो तो आगे फ्रांस लिख लेना, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। तो दोनों देश की सीमा बनाएगी, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, चलिए रोटरडम, बहुत इंपॉर्टेंट, रोटरडम।
ये क्या पत्तन है, ये कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड में। ये नीदरलैंड, इसका दूसरा नाम क्या है, हालैंड। ये भी ध्यान रखना, दोनों नाम। जैसे किसी ने भारत पढ़ लिया किसी बुक में, किसी ने पढ़ा इंडिया अगली बुक में, फिर हिंदुस्तान पढ़ लिया। तीन सब तो जनरली मिलते हैं, तो तुमको पता होगा इंडिया दूसरा है ना, भारत अलग है, हिंदुस्तान है ना। जैसे काशी को क्या कहते हैं, हाँ देखो बता देंगे, वाराणसी और बनारस, ठीक है, तीन नाम है, ठीक है। क्या कहा, ये सब वही के रहने वाले इधर के होंगे, हाँ। यात्रा करना, गंगा नदी बैठ यहाँ कानपुर जाइए आप लोग, हाँ, नाम बैठ लीजिए, तो ठीक है। यदि यात्रा करना हो तो आप कानपुर जाइए सीधे, और ये नदी कहाँ पहुँचा देंगे आपको, वाराणसी, बनारस, हम तो काशी बोल रहे हैं, है ना। तीन लोग, चलिए कोई बनारस जाने वाला है, कोई वाराणसी, कोई काशी, ठीक है। चलिए आइए, तो ध्यान रखना, ये तो नीदरलैंड को क्या कहेंगे हम, हालैंड। नीदरलैंड कहिए या हालैंड कहिए, यही रहेगी आपकी ये रोटरडम पत्तन, निकल गया पत्तन, यह पत्तन नीदरलैंड में, नोट करिए, ये पॉइंट बातें मत करिए, हाँ क्या बोले मैं, यह पत्थर नीदरलैंड में राइन नदी के तट पर स्थित है, राइन नदी के तट पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम पत्तन है। विश्व का सबसे व्यस्ततम या व्यस्त बिजी व्यस्ततम पत्तन है। अगला पॉइंट, रोटरडम पत्तन को यूरोपोर्ट, ऐसे लिखिए, यूरोपोर्ट, यूरोपोर्ट ऐसे कहा जाता है, यूरोपोर्ट कहा जाता है। अगला लिख लेंगे, हेग। अच्छा, देखिए जब ये मैप है आपके पास, लाइए ये आप ध्यान से मैप देखिए, अपने खोलिए, बताते हैं आपको। ये देखिए, ये नदी पकड़ लो सर, ये कहाँ मिल रही है, उत्तर सागर में, है ना। और उत्तर देखिए, ये आपका जो उत्तर सागर हो जाएगा, ये यहाँ की नदी, ये कौन सा सागर है, इंग्लिश चैनल होते हुए देखिए भूमध्य सागर मिलेगा आपको, है ना। इधर देखिए, जो यहाँ से पूरे यूरोप का व्यापार होगा ये इसी नदी के सहारे से होगा, ठीक है। अमेरिका आपको जाना लेकर के, यूएसए जाना है, जितना व्यापार होगा अमेरिका के लिए किस नहर से होगा, नदी से होगा, लाइन नदी से होगा, ठीक। जितना यूरोप, इतने देश आपको मिलेंगे, जितना सामान जाना ले जाना है अमेरिका को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक घूम तो नहीं आएगा, पीछे अटलांटिक होकर के बहुत दूरी पड़ेगी, पता है कई महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे होकर यहाँ उत्तर सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक। और
फिर डेनमार्क पड़ेगा, वहीं से बोलते हुए पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण का पूरा व्यापार यही से होता है। और क्योंकि ये पत्थर पड़ता है तो जब आयात होगा यहाँ से कहीं से, ठीक, तो इसी पत्थर को उतारा जाएगा। ठीक, मान लीजिए जर्मनी से भेजना को सामान है तो किस पत्थर पर रोकेंगे? यहाँ पर रोटरडम रोकेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता है 24 घंटे तक यहाँ, इसलिए इतना व्यस्त रहता है ये। बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। और क्लियर? पर देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो तब आप ध्यान से कंसंट्रेट होइए। मैप देखिए, जो विश्व के महाद्वीप या देश उनकी दूरी देखिए, उनका मार्ग देखिए, समुद्र का मार्ग। ठीक है, समुद्र का मार्ग है तो कोई सामान जा रहा है या आ रहा है, आयात होगा या निर्यात होगा। ठीक है, तो जहाज के द्वारा जाएगा, जहाज का मार्ग क्या है, नदी किधर से पड़ेगा। ठीक, तो नदी कम पड़ेगा तो जो सामान ले जा रहा है उसे भी आराम है, सामान जा रहा है उसे भी आराम है। ठीक, इसलिए जब सब लोग वहीं पर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सबसे अधिक व्यस्त हो जाता है। ठीक, तो सबसे अधिक व्यस्त क्या हो जाएगा, रोटरडम बंदरगाह। इसीलिए इसे यूरोप पोर्ट भी कहा जाता है। पोर्ट में क्या होता है? हाँ, पोर्ट माने बंदरगाह, पत्तन, यूरो मीन्स यूरोप, है ना। तो यूरोप से पूरे मतलब दूसरे भी महाद्वीपों को सामान निर्यात किया जा रहा है। तो आपने क्या लिखा, रोटरडम विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम पत्तन है और इसे यूरोप पोर्ट भी कहा जाता है। कहाँ पड़ेगा ये? नीदरलैंड में। अगला डालिए हेग। हेग ये कहाँ पड़ेगा आपका? नीदरलैंड में। ये जो आपका है राइन नदी के डेल्टा पर स्थित है, नीदरलैंड। अब हेग को हम पत्थर नहीं कह सकते, है ना। या इसका हेडक्वार्टर है हेग में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, ये बहुत ठीक है। और भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेन इलाहाबाद है। ठीक है, तो क्षेत्र बहुत ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, तो खंडपीठ लखनऊ, लोग मांग कर रहे हैं सहारनपुर को कराई जाए खंडपीठ। और जब भारत अपने उत्तर प्रदेश का डिवाइडेशन होगा या ना हो, तभी लोग मांग कर रहे हैं। जो फिर सहारनपुर से इलाहाबाद जाना होगा लगभग 500-600 किलोमीटर। ठीक है, एक दिन पहले चल जाएगा और पहुंचेगा। हालांकि ये खंडपीठ सहारनपुर में होना चाहिए। ठीक है, तो विचार में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, भारत का उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? लिख लीजिए, हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय